वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि 10 से 12 अगस्त के बीच बिहार अमीन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपके पास अब समय बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये और फ्रेंड्स एक बात कि आपका जो बिहार अमीन का एग्ज़ाम होगा उसमें आपका टोटल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 खंड में होंगे। खंड 1 में आपका 50 प्रश्न होगा, जिसमें आपका समसामयिक यानी करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन के साथ साथ हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 50 प्रश्न होंगे खंड 1 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका खंड 1 के लिए ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपका बिहार अमीन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। तो पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया फ्रेंड्स, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको पल पल मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए इसमें आपका तीनों सेक्शन से प्रश्न शामिल किए हैं, करंट अफेयर से भी, हिंदी से भी और सामान्य अध्ययन से, ठीक है। और गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ है 2020 में, उससे संबंधित एक या 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो उससे कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। पहला सवाल आपका है कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, 21वीं बिहार विधानसभा था, 18वीं, 19वीं, 21वीं या 17वीं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2020 में जो आपका बिहार विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुआ वो 17वीं था, ठीक है। कौन था? तो 17वीं संपन्न हुआ, याद रखिएगा 17वीं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कितने चरणों में संपन्न हुआ था, गेस कीजिए। तो 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 चरणों में मात्र संपन्न हुआ था। याद होगा फ्रेंड्स, 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में? तो 3 चरणों में, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुए थे, ठीक है। एनडीए जो गठबंधन था फ्रेंड्स, उसको कुल सीटें कितने प्राप्त हुए थे? तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 125 सीटें टोटल प्राप्त हुए थे। कितना? 125 सीटें आपका एनडीए को प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त हुई, ठीक है। महागठबंधन में कांग्रेस था फ्रेंड्स आपका, और आरजेडी था, ठीक है। तो जो महागठबंधन था फ्रेंड्स उसको कितने सीटें प्राप्त हुए थे? तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 110 सीटें प्राप्त हुए थे, ठीक है। और एनडीए को कितना फ्रेंड्स? अभी हमने देखा एनडीए को 125 सीटें प्राप्त हुए थे, और जो महागठबंधन था फ्रेंड्स उसको कितना? तो 110 सीटें प्राप्त हुए थे। 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार शपथ ली। कईवीं बार ये शपथ लिए हैं? ये भी डेट याद रखिएगा, कब लिए थे शपथ? 16 नवंबर को लिए थे, ठीक है। चुनाव का नतीजा आने के बाद में 16 नवंबर को शपथ लिए थे। तो कईवीं बार? तो 7वीं बार लिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7वीं बार ये मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी है जो मुख्य पार्टी है, जो कितने सीट पर लड़े थे और कितने सीट उनको प्राप्त हुए थे। तो इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा कुल 110 सीटें पे चुनाव लड़ी थी फ्रेंड्स, जिसमें से 74 सीटें प्राप्त हुए थे। तो याद रखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा को कितने सीटें प्राप्त हुए थे? तो 74। कितने पे लड़े थे? 110 पे। उसी तरह से जदयू को फ्रेंड्स 115 सीटें पे लड़े थे, और कितना? 43 सीटें। जदयू जो आपका नीतीश जी का पार्टी है उसमें, तो नीतीश जी आपका जदयू है जो कितना 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उसमें मात्र इनको कितना मिला था? तो आपका 43 सीटें मिले थे। उसी तरह से फिर राजद को है फ्रेंड्स, राजद है जो कितना 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 144 सीटों में इन्हें 75 सीटें प्राप्त हुए थे। उसी तरह से कांग्रेस कुल कितने सीट थे फ्रेंड्स? कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र उन्हें 19 सीटें प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो एक नज़र आप इसे जरूर रखिएगा कि भाजपा है जो कुल 110 में से 74 लाया, जदयू 115 में से 43 सीटें प्राप्त किया था, राजद है जो 144 में से 75, और कांग्रेस है जो, यहाँ मिस्टेक हुआ टाइपिंग, कांग्रेस है जो 70 में से 19 सीटें प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल है बिहार विधानसभा में महिलाओं ने होगा, ठीक है, महिलाओं ने कुल कितने सीटें जीती। यानी कि बिहार विधानसभा 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें कितने महिला एमएलए बनी, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है। तो कितने महिला विधायक बनी, इसे भी कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 26 टोटल, ठीक है। टोटल 26 महिला जीती थी।
चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है कि 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया बनाया गया फ्रेंड्स, आपका जीतन राम मांझी को। ऑप्शन नंबर बी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया, तो जीतन राम मांझी को चुना गया है, बनाया गया है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, 8 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स की उप मुख्यमंत्री, ठीक है, तारा किशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो उप मुख्यमंत्री जो संयुक्त रूप से 2 को मिला है पद, उप मुख्यमंत्री में आपका तारा किशोर प्रसाद हैं और रेणु देवी है। ठीक है, तो कहाँ से चुनाव लड़े थे, आपका जो तारा किशोर कहाँ से लड़े थे और रेणु देवी कहाँ से लड़े थे, ये भी याद रखिएगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका तारा किशोर है जो आपके कटिहार से लड़े थे चुनाव फ्रेंड्स, और रेणु देवी जो कहाँ से, बेतिया से लड़े थे, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, आपका 8 प्रश्न था जो आपको करंट अफेयर से बिहार विधानसभा से था फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा, जिस तरह से सिलेबस है उसी हिसाब से हमारे चैनल से आप लोग बने रहिएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, जिसके जी से अब है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। गेस कीजिए, अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में या कशेरुकाय में। तो देखिए मानव शरीर में अगर ये देखा जाए हड्डियों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कशेरुकाय में इस हड्डियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए रीढ़ की अस्थियाँ, जिसे क्या कहते हैं, कशेरुकिया की अस्थियाँ कहते हैं, इसमें हड्डियों की संख्या कितना होती है, तो टोटल 33 होती है। ठीक है, याद रखिए कितना, 33 होती है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखिए, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है हेलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है कि हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा है जो किसके कारण होता है। तो आपका जो 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, SO2 और NO2 के कारण ही आपका अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं पर ऐसे रहेगा SO2 और NO2 के कारण, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो आपका नॉर्वे देश में अम्ल वर्षा सबसे अधिक होता है। ठीक है, 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है। 12 नंबर सवाल का गेस कीजिएगा। एक अंडा पकना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना या केला सड़ना। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, एक आइस क्यूब को पिघलना, क्योंकि आइस यानी बर्फ़ पिघलेगा फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, वो पानी बन जाएगा और फिर वो पानी को जमाएगा तो बर्फ़ बन जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अंडा का पकना, केक को बेक करना, केला का सड़ना, कोयला का जलना, दूध से दही बनना, ये सभी जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। गेस कीजिए 13 का, तो विश्व ओजोन दिवस है जो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। 15 नंबर सवाल को देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड्स बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, याद रखिए फ्रेंड्स, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस, और साथ साथ में विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा। 22 मार्च को पूछे तो क्या हो जाएगा, बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आपका विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है कि महमूद गजनवी के भारत पर अनेक बार आक्रमण किए, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ, महमूद गजनवी भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, या भारत में जो धन संपदा, खनिज संपदा है उसको लूटना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस्लाम का फैलाना नहीं था फ्रेंड्स, भारत में अपना साम्राज्य स्थापन ये सब नहीं था। मेन मकसद था महमूद गजनवी को भारत से धन को लूटना, संपदा को लूटना। और इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें सबसे
सफल आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, जो सोमनाथ मंदिर लूटा था, वही उसमें बहुत सारा करोड़ों अरबों की संपत्ति लूट करके ले गया था। तो महमूद गजनवी है जो का मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, तो भारत की संपदा को लूटना था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, देखिए बौद्ध संगीति टोटल 4 हुए थे, उसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, और जैन संगीति दोनों का, इससे एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। ठीक है, तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था, वल्लभी में, और प्रथम जैन संगीति पूछेगा तो पाटलिपुत्र में होगा। देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ये प्रथम पाटलिपुत्र में, द्वितीय कहाँ, गुजरात के वल्लभी में। 18 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि क्या है। इसमें देखिए जल्दी जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ये राष्ट्रीय गीत का रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत का कितना होता है, 1 मिनट 5 सेकेंड होता है, यानी 65 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय गीत ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, तो वंदे मातरम, सभी को पता है फ्रेंड्स, वंदे मातरम है जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो उसको कितना, 65 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। और राष्ट्रीय गान जन गण मन गण है वो 52 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत रहेगा तो आपका 65 सेकेंड हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा धारा 47, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में है फ्रेंड्स निर्देशित है, तो आपका धारा 47 में शराबबंदी से संबंधित है। एक क्वेश्चन इसे और यहाँ पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड्स बिहार अमीन में, कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कब से लागू हुआ है, तो याद रखिएगा कितना, 5 अप्रैल 2016 से आपका पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी लागू है। ठीक है, किसे, 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण रूप से बंदी है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए। और शराबबंदी किस धारा में निर्देशित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, धारा 47। 20 नंबर सवाल को देखिए, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। सामान्य न्याय निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस में है, तो 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 39 के ए में है प्रावधान। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। 21 नंबर सवाल है कि दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल का गेस करिएगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो थायरॉक्सिन तो होता है, कैल्सिटोनिन भी होता है, ट्राई आयोडायारोनिन भी होता है, ये थाइमाइसिन नहीं होता है। ठीक है, थाइमाइसिन हार्मोन है जो इससे नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 23 नंबर सवाल आपका कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो हमारे त्वचा का जो रंग काला होता है ना, मेलेनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टान को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो ज्वालामुखी चट्टान से जो राख बनता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम टफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे टफ कहा जाता है। क्या कहते हैं, टफ कहता है। ज्वालामुखी राख से बनी चट्टान को टफ कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक ग्रुप नहीं है। कार्बन का ग्रुप कौन नहीं है, तो हीरा तो है फ्रेंड्स, सिलिकॉन यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन और ग्राफीन ये सभी है जो इसका ग्रुप का है, लेकिन सिलिकॉन है जो आपका कार्बन का ग्रुप का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल देखिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो देखिए तिब्बत की जो पठार है वो समुद्र तल से कितना था, 5 किलोमीटर ऊंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं है। 27 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। जवाब सोचिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग 26 के देख लिए, डी हो गया। और 27 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानता है जो आपका मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 3 मानकों पर तैयार किया जाता है,
तैयार किया जाता है। कौन कौन? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय पे। मानव विकास सूचकांक है जो 3 मानकों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन मानव विकास सूची में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता है जो इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 28 नंबर सवाल को देखें। 28 नंबर सवाल आपका है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। किस ग्रंथ में? तो ये आपका अर्थशास्त्र में हुआ है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल देखें। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय निम्न, ये तो है। उच्च मृत्यु दर, ये आपका भी है। उच्च निरक्षरता, ये भी है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश का विशेषता प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये आपका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल है का फ्रेंड्स कि कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बने होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस, तो देखिए हाइड्रोजेल से बना होता है। ये कॉन्टैक्ट लेंस होता है जो हाइड्रोजेल से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है थर्मल फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म रहता है? किससे? चालन से, या संवहन से, या विकिरण से, या उपयुक्त तीनों से? तो देखिए थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म रहता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चालन, संवहन और विकिरण। 32 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं है? तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है जो टूथपेस्ट की सामग्री नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट सभी रहता है टूथपेस्ट में। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो सोडियम कार्बोनेट है का इस्तेमाल टूथपेस्ट में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अखाद्य है, ये खाने योग्य नहीं है, घाटा कर सकता है। ठीक है, अखाद्य रूप है, अखाद्य चीज़ है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 34 नंबर सवाल को देखिए। आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग हैं। ठीक है, 3 विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वो किस वंश के अंतर्गत आते हैं? ये वंश तो एक ही है। ठीक है, आलू, टमाटर, बैगन का वर्ग 3 है, लेकिन वंश एक ही है। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सोलेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद रखिएगा, आलू, टमाटर और बैगन तीनों है जो एक ही वंश के हैं, सोलेनियम वंश के हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स 35 नंबर सवाल के देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। इसमें 2 जिक्के बनता है, दोनों याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था बिहार में? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यही पूछा जा रहा है। 35 का करेक्ट आंसर सी होगा, R.N. माधोलकर। ठीक है, R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 36 नंबर सवाल को देखिए। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा बिहार में जूट पूर्णिया में होता है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम था? तो अपना बिहार का सबसे कम था साक्षरता दर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो जिस इस दिशा में पृथ्वी जो घूरता है फ्रेंड्स, उसी दिशा में ये भी घूरेगा। तो पृथ्वी कैसे घूरता है? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर है पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में? तो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी भी है जो पश्चिम से पूरब घूमती है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि उपापचय एंजाइम, ठीक है, मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है किस में? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में या शैवालों में? तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो उपापचय एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम होता है जो अनुपस्थित वायरस यानी विषाणु में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 देखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपका 10 प्रश्न हिंदी को देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि सीता कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो गेस कीजिए इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 का बी होगा, करण कारक से। ठीक है, करण का चिन्ह होता है से होता है फ्रेंड्स। और जब कुछ यूज सामान करते हैं जैसे कि
फल, चाकू से फल काटना, ये सभी इसमें है जो करण कारक का हो जाएगा। लेकिन आपका अपादान का भी होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है, तो उसमें क्या जुदाई का बोध होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरा, ठीक है, पत्ते गिरा, तो उसमें हो जाएगा अपादान कारक। लेकिन सीता कलम से लिखती है, राम चाकू से फल काटता है, सभी में हो जाएगा जो कुछ उपकरण यूज हो रहा है फ्रेंड्स, तो आपका करण हो जाएगा, ठीक है, करण कारक। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि रजनी का पर्यायवाची सिनोनिम, यानी पर्यायवाची शब्द कौन है। रजनी मतलब क्या होता है, तो रजनी मतलब हम क्या कह सकते हैं, रात भी कह सकते हैं, रात्रि भी कह सकते हैं, रात्रि होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ निम्न विकल्पों में से चुने, क्या होगा। दृढ़ रहना, पत्थर से चित्र बनाना, पत्थर से लकीर खींचना, या जिद्दी व्यक्ति। तो पत्थर की लकीर क्या होगा, गेस कीजिए। आपका स्पेस पे जा रहा होगा फ्रेंड्स डॉट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये होगा, दृढ़ रहना होता है, ठीक है। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ होता है क्या, दृढ़ रखना। 43 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें ढूंढिए कौन सा है, फटाफट करिए। गांव, दिनकर, पुस्तक, कलम। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का या नाम का बोध हो फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसमें दिनकर, दिनकर किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गांव आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा फ्रेंड्स, पुस्तक भी आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, कलम भी, क्योंकि कलम कर रहे हैं तो दुनिया में जितने कलम है सभी का बोध हो रहा है, पुस्तक कर रहे हैं तो सभी का बोध हो रहा है जाति भर का, गाँव कर रहे हैं तो सभी जाति गाँव का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दिनकर किसी खास व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 44 नंबर सवाल की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, फटाफट बताइएगा। स्वर है कि वर्ण है कि व्यंजन है कि ध्वनि है। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो देखिए जब इस तरह से कोई वर्ड आए फ्रेंड्स जो इसमें एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो अवयवी भाव समास का उदाहरण हो रहा है। जैसे हाथों हाथ देखिए आ रहा है यहाँ पर, तो अवयवी भाव, जैसे कि रहेगा साफ और फिर रहेगा क्या, साफ रहेगा। देखिए एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इस टाइप का रहेगा, तो अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 46 नंबर सवाल को देखिए कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यहाँ कौन सा वाक्य है। तो देखिए जब भी इस तरह से जुड़ा रहे, की से जुड़ा रहे, ठीक है फ्रेंड्स, परंतु, किंतु, ये सबसे जुड़ा रहे, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। जिस स्त्री का कोई संतान न उसे बांझ कहते हैं, ये तो आपका सही लग रहा है। जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, गेस कीजिए आप लोग। क्रम के अनुसार यथा क्रम, जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, तो क्या होगा इसमें, इसका जो ये सही नहीं है। जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी नहीं कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सुमेलित सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा। तो आरोह मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आरोह मतलब क्या होता है, आरोह मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, जैसे 1 2 3 4 इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अवरोह, अवरोह मतलब घटते होता है, 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है। तो आरोही क्रम मतलब होगा बढ़ते हुए ना, तो आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखें। 49 नंबर सवाल आपका है कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले क्वेश्चन समझिए, कौन सा शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण है। तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभंकर। क्योंकि शुभ है जो ऑलरेडी विशेषण है, विशेषण से शुभंकर बना है। बाकी रुचि संज्ञा है, लाभ संज्ञा है, भय भी संज्ञा है, तो ये सब संज्ञा से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो शुभंकर है जो संज्ञा नहीं, विशेषण से ही बना हुआ है, ठीक है। शुभ मतलब विशेषण होता है, शुभ लाभ ये सब है जो क्या होता है, शुभ हो गया, तो ये विशेषण से बना हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, शुभंकर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं कि साधित शब्द का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो साधित का होता है शोधित, ठीक है। ऑप्शन नंबर साधित शब्द का सही अर्थ हो जाएगा शोधित, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं जो जीके जीएस से है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है।
गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो देखिए एक कोशिका में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, जिसमें आपका बिहार विधानसभा से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बाकी जीके जीएस से था। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए इस तरह का प्रैक्टिस सेट अगर और चाहिए आपको फ्रेंड्स तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको जीके जीएस की तैयारी करना है तो मेरा वेबसाइट है आपका जीके मास्टरमाइंड। ठीक है, जीके मास्टरमाइंड आप लिखिएगा गूगल में फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा तो आपका आ जाएगा। अब जीके मास्टरमाइंड मेरा एक और चैनल है फ्रेंड्स, जो उस पर अभी बिहार पुलिस और सभी का तैयारी करवाया जाता है। तो जीके मास्टरमाइंड आप गूगल में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट। वहाँ पर बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, कम समय में अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो अपना वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप लोग पढ़ाई करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा हम लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।